नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जो कि ICT का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो टॉपिक है ICT के अनुप्रयोग। तो ICT के अनुप्रयोग में नंबर 1 पे है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ईमेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ईमेल जो है यह एक इंटरनेट की सबसे प्रचलित एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश व फाइल्स की लेन देन हेतु किया जाता है। तो ईमेल का उपयोग किसमें किया जाता है? एक एप्लीकेशन से दूसरे इसका उपयोग इलेक्ट्रिक माध्यम से संदेश और फाइल्स की लेन देन के लिए किया जाता है। ध्यान रखना ईमेल का। ईमेल जो है, ईमेल संबंधी सर्विस को एक मेलिंग सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे जीमेल, याहू मेल, ठीक है, वाई मेल, हॉटमेल और रेडिट मेल। तो ये जो है ये मेलिंग सर्वर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से मेलिंग सर्वर का उदाहरण है। तो आप नाम याद रखिए, जीमेल, याहू मेल, वाई मेल, रेडिफ मेल और हॉटमेल। ईमेल किस काम में आता है? इसकी सबसे प्रचलित एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक माध्यम से, जैसे मैसेज और फाइल्स। तो दोनों इसमें हम भेज सकते हैं। ईमेल को भेजने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 तथा IMAP, ठीक है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, तो IMAP वर्जन 4, POP वर्जन 3 की तो ज़रूरत पड़ती है डाउनलोड करने के लिए, और उसको भेजने के लिए ज़रूरत पड़ती है SMTP की। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए? SMTP तो काम आएगी, S का मतलब सेंड से ध्यान रख लीजिए। सेंडिंग के लिए जो आएगी वो SMTP आएगी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और डाउनलोड करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 तथा IMAP 4, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 का उपयोग होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है ये 3 तरीके की ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ईमेल संबंधी सर्विस को उपयोग में लेने के लिए प्रत्येक यूज़र द्वारा एक विशिष्ट एड्रेस का उपयोग किया जाता है। तो एक एड्रेस का भी उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? ईमेल एड्रेस कहते हैं। तो ईमेल एड्रेस का ये ऐसा फॉर्मेट होता है, देख लीजिए, xyz123@gmail.com। तो ये यहाँ तक तो होता है यूज़र नेम। ठीक है, ये होता है यूज़र नेम। और यूज़र नेम का जो है स्पेस, बीच का स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, यूज़र नेम के बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे अपना नाम लिखे, जैसे कुछ भी नाम ले लो आप, दातार स्पेस देखिए, अगर क्लासेस लिख के फिर आगे ईमेल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, स्पेस नहीं होता है। तो इसके अंदर देखिए स्पेस नहीं है, नीचे लोअर स्पेस है इसके अंदर, तो इसलिए ये हो जाता है यूज़र नेम। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट होता है @ होता है यूज़र नेम और डोमेन नेम को विभाजित करने वाला चिन्ह, ये हमेशा @ होता है। और जीमेल क्या होता है? gmail.com, ये होता है डोमेन का नेम। तो 3 पार्ट हो गए, यूज़र नेम, डोमेन नेम, और इनको विभाजित करने वाला है क्या? एक चिन्ह होता है @ का। ईमेल संबंधी शब्दावली क्या क्या है देखो। इसमें होता है मेल बॉक्स। ये एक स्थान है जहां सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। तो ईमेल बॉक्स आपने खोल के देखी होगी मेल, तो उसके अंदर इनबॉक्स, मेल बॉक्स होता है। तो मेल बॉक्स के अंदर होता है इनबॉक्स, प्राप्त किए गए ईमेल इसमें होते हैं। ड्राफ्ट होता है ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना, जिसे बाद में भेजा जाएगा। किसी ईमेल को हमको बाद में भेजना है तो उसको हम ड्राफ्ट में रखेंगे। फिर होता है सेंट मेल, जो हमने किसी को भेजे हैं वो मेल रहते हैं सेंट मेल के अंदर। इसके बाद में होता है ट्रेस,
ट्रेस होता है, डिलीट किए गए जो ईमेल है वो ट्रेस के अंदर रहते हैं। फिर होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स होता है जब हम मेल को भेजते हैं उस समय तक ही रहती है, ठीक है। अगर मान लो कोई ईमेल को हमने भेजा और वो भेजी नहीं गई तो वो आउटबॉक्स में रहती है। एक होता है स्पैम। स्पैम क्या होता है, जंक या अवांछित ईमेल जो होता है वो स्पैम के अंदर रहते हैं। अब इसके संबंधित दूसरी शब्दावली है सीसी एंड बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सीसी एंड बीसीसी दोनों का यूज ईमेल की एक कॉपी को एक समय में विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जाता है, परंतु सीसी एंड बीसीसी के मध्य मुख्य अंतर यह है कि सीसी के अंतर्गत लिखे जाने वाले एड्रेस की सभी प्राप्तकर्ताओं को समान रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन बीसीसी में एड्रेस छिपे रहते हैं। तो इसमें ब्लाइंड से स्पष्ट है कि हम एक से अधिक को भेजेंगे ये मेल, तो सीसी करके भेजेंगे तो उसके अंदर क्या दिख जाता है, जो भी मैसेज रहता है किसी दूसरे को जो भेजा है उसका एड्रेस भी उसमें दिख जाता है हमको, ईमेल एड्रेस। लेकिन बीसीसी के अंदर किसको भेजा है ये दिखाई नहीं देता है। अटैचमेंट क्या होता है, ईमेल संदेश के साथ अटैच करके जो भेजे जाने वाली जो फाइल है उसको हम अटैचमेंट कहते हैं, और इसकी अधिकतम क्षमता होती है 25 MB की। याद रखिए ये डाटा 25 MB रहती है इसकी अधिकतम क्षमता। फॉरवर्ड क्या होता है, ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए गए ईमेल संदेश को समान रूप से अन्य प्राप्तकर्ता को भेजना क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने को रिसीव हुआ वैसा का वैसा किसी अन्य को भेज देना वो कहलाता है फॉरवर्ड। नेक्स्ट टर्म है ईमेल एटिक्वेट, ईमेल शिष्टाचार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ईमेल शिष्टाचार व्यवहार के सिद्धांतों को संदर्भित करता है। इसका उपयोग ईमेल संदेश को लिखते या उत्तर देते समय करना चाहिए कि ईमेल में हमको जो है क्या प्रयोग करना है किस स्थान पर, तो इसको बोलते हैं ईमेल शिष्टाचार। नेक्स्ट है ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। ईमेल के बाद में दूसरा टॉपिक है ई बैंकिंग। ये आईसीटी के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो ई बैंकिंग, इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ई बैंकिंग जैसे अपन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आरटीजीएस करते हैं, इस तरीके के एनईएफटी करते हैं, ये होता है ई बैंकिंग। तो इंटरनेट का उपयोग करके बैंकिंग संबंधी सर्विस को प्रयोग में लेना क्या कहलाता है, ई बैंकिंग। तो बैंकिंग ई और बैंकिंग, ई मतलब इंटरनेट सेवा का उपयोग करना। निम्न में से एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का माध्यम है, मोबाइल वॉलेट है, ई बैंकिंग है, एटीएम ट्रांसफर है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक फंड होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड का ट्रांसफर, तो ये इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ये याद रखी जाइए। एनईएफटी का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस का होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तीनों है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। भीम का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। इसके बाद में ई बैंकिंग हो गया, अब है ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि को क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि होगी उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। इंटरनेट की सहायता से एक वस्तु या सर्विस का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसमें क्या क्या है, ई कॉमर्स के अंदर होता है B2B और B2C। सी का मतलब होता है कंज्यूमर कस्टमर, और बी का मतलब होता है बिजनेस। तो ये होते हैं दो प्रकार के, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू बिजनेस जैसे indiamart.com है, alibaba.com है, ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वस्तु या सर्विस का क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होता है। और इसमें उपभोक्ता और बिजनेस के मध्य ट्रांसफर होता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इससे हम जो परचेज करते हैं वो होता है B2C।
इसके बाद में एक C2C भी होता है, जिसमें हम जैसे कस्टमर ही जैसे OLX पे बेचने का काम कर देते हैं, क्विकर पर बेचने का काम कर देते हैं, तो हम ही कस्टमर टू कस्टमर। तो 3 तरीके के ई कॉमर्स है, B2B, B2C और C2C। अगर किसी व्यावसायिक गतिविधि को एक वायरलेस डिवाइस जैसे स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट हुआ, PDA हुआ, PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसके माध्यम से किया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, मोबाइल कॉमर्स। अगर मोबाइल जैसे माध्यम से किया जाए तो उसको हम बोल देते हैं मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस, क्लाउड आधारित संग्रहण सर्विस। ये भी इंटरनेट का एक अनुप्रयोग है, ICT का। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस क्या होती है, जैसे हम डाटा जो है, हमारा डाटा है, उसको ऑनलाइन माध्यम पर स्टोरेज कर सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यह इंटरनेट का उपयोग करके डाटा संग्रहण तथा प्रबंधन करने की एक नई तकनीक है, जिसके अंतर्गत डाटा को एक क्लाउड सर्वर पर रखा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे इंटरनेट का उपयोग करके क्या किया जाता है, रिमोट अन्य स्थान से प्रयोग में लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो जैसे गूगल ड्राइव है, उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे हमको कोई इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास मोबाइल की मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो हम उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देंगे, फिर वो डाटा वहाँ रहता है, 15 GB का इसमें फ्री स्पेस रहता है। तो जैसे हमको हमारा मोबाइल खो गया या उसका अकाउंट नहीं है, या दूसरी जगह हमारा मोबाइल दूसरा ले लिया हमने, तो उस मोबाइल पर भी हम हमारा जो अकाउंट है उससे लॉगिन करेंगे, जैसे ईमेल से, तो गूगल ड्राइव में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से, गूगल ड्राइव हुआ, गूगल क्लाउड एंड्रॉयड का रहा, iCloud एप्पल का रहा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हुआ, ठीक है, राज ई वॉल्ट हुआ, राज ईमेग हुआ। तो ये क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्वर है, मतलब यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे स्टोरेज करके रख सकते हैं और किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गूगल ड्राइव गूगल क्लाउड एंड्रॉयड के लिए है, iCloud एप्पल का है स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये राज ई वॉल्ट है और राज ईमेग है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, यह इंटरनेट की एक अन्य एप्लीकेशन है जिसका उपयोग करके एक व्यक्ति किसी जानकारी या अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है। तो सोशल नेटवर्किंग तो हम यूज़ में ही लेते हैं, फेसबुक हुआ, टम्बलर हुआ, गूगल प्लस हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जिसपे हम किसी व्यक्ति की जानकारी ले सकते हैं, उसके विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब हम जो है पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं उस पर। नेक्स्ट है ई लर्निंग। तो ई लर्निंग भी इसका एक अनुप्रयोग है। ई लर्निंग भी 3 तरीके की होती है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है, एक मोबाइल बेस्ड लर्निंग होती है, एक वेब बेस्ड लर्निंग होती है। तो CBT, MBT और WBT ये 3 तरह की लर्निंग है। तो कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके ज्ञान को अर्जित करना तो क्या कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित जो है पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो वो हो जाएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग के अंतर्गत एक विद्यार्थी को पाठ्य सामग्री हुआ, कोई भी पाठ्य सामग्री मिल जाती है हमको ऑनलाइन आजकल, वीडियो हुआ, PDF हुआ, ई-बुक हुई, वर्ड डॉक्यूमेंट हुआ, PPT हुआ आदि के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। मूक क्या है, इसका क्वेश्चन भी बनता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या आता है, ई लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है तथा इसे प्रथम बार 2008 में शुरू किया गया था। तो मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मूक के कुछ पोर्टल है, EDX हुआ, यूडेसिटी हुआ, कोर्सेरा हुआ और खान अकेडमी। ये है मूक के उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान ई ज्ञान, ये भी एक ई लर्निंग का ही है। तो राजस्थान ई ज्ञान जो है राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यालयों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की गई है। तो ये राजस्थान ई ज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रत्येक विषय की जो है डिजिटल पाठ्यक्रम को उपलब्ध करवाना।
जो भी किताबें हैं उनको डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाना राजस्थान ई ज्ञान का उद्देश्य है। अगला है स्वयं पोर्टल है एक, तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, कृषि, लॉ आदि और अन्य व्यावसायिक कोर्स को उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा है ये स्वयं पोर्टल? ध्यान रखना किसने स्टार्ट किया है ये। एक तो है HRD अपना डिपार्टमेंट, और एक है जो है NCERT, ठीक है, NCERT और HRD ने मिलकर किया है स्वयं पोर्टल को लॉन्च। नेक्स्ट टॉपिक है ई लर्निंग के बाद में डिजिटल सिग्नेचर। यह जो है दस्तावेजों को पहचान करने के लिए तथा इसका उपयोग ओरिजिनल तथा अनमोडिफाइड बिना परिवर्तन के दस्तावेजों को साबित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल पर ही साइन हो जाते हैं, जैसे डिलीवरी के टाइम पे भी साइन करवाता है हमसे। यह हस्ताक्षर पब्लिक या प्राइवेट की पर आधारित होता है, जिसमें प्राइवेट की का उपयोग एक दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए, जबकि पब्लिक की का जो उपयोग है वो दस्तावेज की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो दो की का उपयोग होता है, इसमें ध्यान रख लीजिए, एक तो प्राइवेट की और एक होता है पब्लिक की। राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी 2000 के तहत राज ई साइन वैध डिजिटल साइन के रूप में अधिकृत किया है। तो इसको कौन से किसके अंतर्गत किया है? सूचना प्रौद्योगिकी 2008 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में जो है अधिकृत किया है। ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा कंप्यूटर का उपयोग करके सरकार के प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना, ठीक है, सरकार के कार्यों में सुधार लाना वो क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाएं और नीतियों को एक स्मार्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। तो ध्यान रखिए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और ये होता है ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से सूचनाओं को, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जो है सूचनाओं को, योजनाओं को, नीतियों को जनता तक पहुंचाना। ई गवर्नेंस के मुख्यतः 4 प्रकार के मॉडल के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है ई गवर्नेंस को। तो पहला होता है स्वान, दूसरा SDC, तीसरा NSDC और चौथा CSC। तो स्वान जो होता है वो होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म। SDC होता है स्टेट डाटा सेंटर, NSDC होता है नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे और CSC होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ई गवर्नेंस के माध्यम से मुख्यतः जो है 4 प्रकार के संपर्क स्थापित किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के संपर्क कौन कौन से हैं? एक तो है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ध्यान रखिए यहाँ पर ई गवर्नेंस में 4 है और ई कॉमर्स में हमने पढ़े थे 3, B2B, B2C और C2C। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम महत्वपूर्ण टॉपिक, लास्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो है चौथा, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव का रिवीजन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।